दिवाली तो अब तक मैं मान रहा हूँ कि हम सारे लोगों ने मना ली है, मिठाइयाँ भी खा ली हैं, लेकिन हमारे डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली भी दिवाली की मिठाइयाँ खा रहे हैं। यहाँ पर आप इस फोटो में देखो, इन फोटोज में देखो, जहाँ पे जो हमारे बॉलीवुड बॉयज हैं वो जॉन मॉक्सली को, डीन एम्ब्रोस को अलग अलग जो हमारी इंडिया की मिठाइयाँ हैं उसको टेस्ट करवा रहे हैं। और डीन एम्ब्रोस को मिठाइयाँ इतनी पसंद आई हैं कि उन्होंने जो पूरा डिब्बा है उसी को रख लिया। तो यानी कि डीन एम्ब्रोस की तरफ से इंडिया की जो मिठाइयाँ हैं वो हो चुकी हैं अप्रूव्ड। बड़ा अच्छा सा लगा वैसे इसे ऐसे देख के, क्योंकि बहुत ही रैंडम था कि एकदम से बॉलीवुड बॉयज ने आके डीन एम्ब्रोस को इंडिया की मिठाइयों का स्वाद चखाया। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का सबसे ज्यादा रीसेंट टाइम का कंट्रोवर्शियल प्रमोशनल मटेरियल, वीडियो पैकेज, ट्रेलर, टीजर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। तो पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था मैं आपको बता रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अलग अलग ऐसे क्रिप्टिक पोस्ट कर रही है जहां पे वो नीचे से किसी बंदे को चलते हुए दिखा रहे हैं। फिर मैंने आपको कल वाले रॉ के रिव्यू में बता दिया था कि ये जो 3 लोग चलते हुए आए हैं इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स और रोमन रेंज। और ये जो है प्रमोशनल मटेरियल है और उसकी पूरी एक सिनेमैटिक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल भी दी है, जहां पे ये अगले साल की रेसलमेनिया को प्रमोट कर रहे हैं। और सही में वीडियो जिस तरीके से बनाई गई है इस पे यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कंट्रोवर्सी क्या हुई उस पर भी आएंगे। सबसे पहले क्या होता है, ऐसे ट्रिपल एच निकल के आते हैं, ट्रिपल एच निकल के आए उसके बाद कैमरा पैन होता है कोडी रोड्स की तरफ, फिर वहीं पर सेम टेबल पर जैसे पोकर खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, ये जो कसिनो खेलते हैं शायद वैसी कोई चीज है, तो वही सेम टेबल पर फिर रोमन रेंज भी बैठे हैं, फिर वहीं पे सीएम पंक भी बैठे हैं, फिर वहीं पर जो लास्ट नाम है वो है ब्रॉक लेसनर का। और बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेंज लग रहा है देखने में कि अरे चारों के चारों जो इतने बड़े सुपरस्टार है वो एक साथ बैठे हैं। ट्रिपल एच भी यहाँ पर है पीछे से, फिर पॉल हेमन भी लुक दे रहे हैं। और उसके ये वीडियो के बाद जो एक फोटो भी रिलीज करी है, ये फोटो भी देख के लग रहा है कि जैसे कि ये तो पूरी एआई जनरेटेड है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि अरे ये सारे लोग एक टाइम पे साथ में आके बैठे थे। तो अब ये तो थी ऐसी फोटो और ऐसे करके ये अगले साल की रेसलमेनिया को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से हो गई एक बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी। और उस कंट्रोवर्सी से पहले एक हो गया आपके लिए सरप्राइज। तो भाई पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया इन लोगों के ऊपर, वो जो दिवाली वाली सेल थी 33% वाली ऑफ वाली, वो फिर से आ चुकी है। पोस्ट दिवाली सेल का इसे नाम दे रहे हैं। 20% तो सीधा वैसे ऑफ है और 13% जीएसटी की वजह से टोटल 33%। बाकी पता है आपको, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाता है। वेबसाइट पे जाके शॉर्ट में मेरा नाम लेना, आरपंत इज द कोड। और सेल के टाइम पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, आपको दूसरा कोई भी सप्लीमेंट लेना, जो भी प्रोटीन आपको अपनी पसंद का अच्छा लग रहा है, सारे ही हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड और टेस्टेड है। बहुत जल्दी वो स्टॉक आउट हो जाते हैं, तो उसे जाके आप देख लेना। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ज़्यादा बोल के मैं आपको ज़्यादा और नहीं खींचने वाला इसको, ठीक है। अब इसी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर आ जाता है। तो कॉन्ट्रोवर्सी अब क्या है, सबसे पहले तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने ये जो सारी चीजें हाइप करी ये एक रेसलमेनिया की वीडियो पैकेज के लिए था, जिसकी वजह से तुम अपने टिकट्स बिकवाना चाहते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे इसको स्टोरी लाइन से रिलेट करके देख रहे थे। और ये तो खैर धप्पा कल ही उनके ऊपर पड़ गया था, क्योंकि स्पॉइलर मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये किसी उस वीडियो से रिलेटेड नहीं है जहां पे किसी का रिटर्न होने वाला है। फिर यहाँ पे जिन नेम्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर किया है उसमें भी सवाल उठाया जा रहा है। सिर्फ एक बात नहीं हुई है, दूसरी बात यह है कि भाई रैंडी ओर्टन यहाँ पे क्यों नहीं है, रैंडी ओर्टन को क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई यूटिलाइज नहीं कर रही। इस ये जो वीडियो पैकेज है उसको देख के फैंस ही मान रहे कि अच्छा तुम्हारा यही तो कहना था कि जो सबसे बड़े नाम है उनको तुम यहाँ पे लेके आ रहा हो, तो तुम्हारे पास रैंडी ओर्टन भी तो है, उसको भी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो फिर वो यहाँ पे फीचर क्यों नहीं है। इसका तो आई थिंक एक सिंपल सा जवाब जो मैं दे सकता हूँ वो ये है, अरे भाई वो बंदा स्टोरी लाइन में यूज नहीं हो रहा, तुम उसको यहाँ पे कहाँ लाने की बात करो। तो पहले तो स्टोरी लाइन में लाने की बात करो, उसके बाद इस बारे में बात करना कि रैंडी ओर्टन क्यों यहाँ पे नहीं है। या फिर कई लोग फिर दूसरे और नामों का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में लोगों ने, मतलब इतना ज्यादा कोई डिल्यूजनल कैसे हो सकता है, फैंस क्या सोच रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे क्यों है, इसकी वजह से तो ना कोई टिकट लेता है, इसकी टिकट खरीदता है, इसकी वजह से ना इसकी ना कोई मर्चेंडाइज लेता है। पता है लोगों के पास से डेटा कहां से आ रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ड्रॉ नहीं है, इसकी बजाय यहाँ पे रिया रिप्ली को होना चाहिए था। इवन एक ट्वीट तो मैंने ये भी देख लिया जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि रिया रिप्ली जो है ज्यादा ड्रॉ है ब्रॉक लेसनर से। शायद वो सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट की जाने वाली या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की जाने वाली फोटोज को देख रहे हैं, पता नहीं क्या लोग इसमें लॉजिक लगा रहे हैं। और फिर एक जो चीज को और पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रॉक लेसनर सही में वहां पे है भी, क्योंकि देखो पहली नजर में जब मैंने देखा ब्रॉक लेसनर यहाँ पे बहुत अलग दिख रहा है। ऐसा ब्रॉक लेसनर दिख रहा है जिसको हम रिंग में देखते हैं, क्योंकि देख के लग रहा है कि जैसे हाँ ब्रॉक लेसनर नींद में थे और उनको नींद से उठा के बस प्रमोशनल वीडियो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे तैसे करके ले आई, या तो फिर ये एआई वर्जन है, या फिर क्योंकि हमको ब्रॉक लेसनर को रिंग वाले ऐसे सेटअप में देखने की आदत है तो वो डाउन लाइटिंग है, तो उस वजह से ब्रॉक लेसनर का लुक थोड़ा सा इसमें अलग लग रहा है। पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता नहीं है कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कशन करें। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई
स्टेरॉइड्स ले लेते हैं ना तो ऐसे हो जाता है। पता नहीं भाई, हर कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है इस पूरी वीडियो के ऊपर ही ज्ञान पेलने में लगा हुआ है। फिर एक चीज़ और निकल के आई, भी खत्म नहीं हुआ कि ये सारे के सारे लोग ऐसे कैसे बैठे हैं। कोई केफेब भी तो होता है, कोई स्टोरी भी तो होती है। रोमन रेंज को जब पॉल हेमन वहां पे देख रहा है तो ऐसा क्यों नहीं है कि रोमन रेंज जाके पॉल हेमन को बजा रहा है। अब देखो विंस मैकमैन के टाइम में हाँ ऐसा होता था कि जो करंट स्टोरी चल रही है उसी हिसाब से वो चीजें करते थे, वो अलग अलग नहीं देखते थे, स्टोरी ही मेन उनकी होती थी, फिर उसी हिसाब से वो चीजें भी करते थे कि जैसे कि वो उसके साथ नहीं आ सकता, उसके साथ वो खड़ा नहीं हो सकता। बट अभी के टाइम में WWE ने चीजों को थोड़ा मॉडर्न कर दिया, अनरियल डॉक्यूमेंट्री ही लेके आ गए हैं, उससे ज्यादा फिर और क्या। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया चीज हुई है वो ये है कि इस प्रमोशनल वीडियो के नीचे नेगेटिव चीजें ज्यादा हो रही हैं। अब इसमें अच्छी चीज क्या है भाई, ये तो नेगेटिविटी है। अब इस टाइम पर उस वाले जोन से सारे के सारे फैंस बाहर आ चुके हैं कि अरे ट्रिपल एच तो बढ़िया आदमी है, ट्रिपल एच सब कुछ अच्छा करता है। ये नहीं कह रहा है कि ट्रिपल एच सही में बेकार आदमी है, सही में अच्छा नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम तक हवा में उड़ा के रखा था फैंस ने ही WWE की टीम को कि तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, वाह भाई मजा आ गया विंस मैकमैन के जाने के बाद से। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो इतना कुछ बिल्ड हो रहा था, अब यहाँ पे आके सारे के सारे फैंस फट गए। एक तो जो उनको कमियां लग रही हैं इस वीडियो में, जो कि उनकी नजर में किसी तरीके से कमियां हैं, और दूसरा ये कि अब WWE इसको इस नजर से भी देखेगी, क्योंकि जब नेगेटिविटी ऐसे फैली है तो ये विंस मैकमैन वाले टाइम में पहले होता था, जब इतना ज्यादा नेगेटिव होता था फिर WWE के ऊपर प्रेशर बनता था, भाई विंस मैकमैन के जैसे के ऊपर भी प्रेशर बन जाता था, जो कि प्रेशर लेने वाला इतना बंदा है नहीं। तो यहां से ये नेगेटिव चीज होना फ्यूचर में होने वाली पॉजिटिव चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। तो सिर्फ एक इस प्रमोशनल वीडियो से इतना ज्यादा हंगामा क्रिएट हो गया। आपको कैसी लगी ये वीडियो? वैसे देखा जाए तो ये पोस्टर वगैरह के ऊपर मेहनत अच्छी की है, सिनेमैटिक वीडियो भी बनाई है, और लग रहा है कि हाँ इनको अच्छे से अपनी रेसलमेनिया की जो टिकट्स हैं उसको प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक हमारे फिन बैलर सुपरस्टार भी हैं, उनकी अलग ही मस्ती चल रही है। अपना जो फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर है, उसका वो जो छोटा वाला मिस्टर इग्वाना की तरह, लायस्का की तरह वो जो अपना डिमोनिटो लेके आ गए थे, उसको उन्होंने फोटोशॉप से पता नहीं एआई से कैसे भी करके प्लेस कर दिया, और उन्होंने अपना वर्जन इस रेसलमेनिया के ग्राफिक का पोस्ट किया हुआ है। तो ये कुछ फिन बैलर का अलग ही चल रहा है, पता नहीं किस लॉजिक के साथ उन्होंने पोस्ट किया, क्या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा, या फिर सिर्फ एक ट्रॉल करने का, या फिर इस दूसरे तरीके से शो को प्रमोट करने का तरीका है। ये तो बात आपको जाके सीधा फिन बैलर से ही पूछनी पड़ेगी। ड्रू मैकिंटायर और नेओमी का लग नहीं रहा मुझे कि अभी इतनी जल्दी ये फिनिश होने वाले हैं। इनको बहुत सारी बातें अभी और करनी है ट्विटर पे एक दूसरे की, और इनको छीलनी है। तो क्या पोस्ट किया ड्रू मैकिंटायर ने? उन्होंने इस फोटो को डाला जहां पे वो जिमी ऊसो को बिल्कुल दबाए हुए हैं, और इन्होंने रिप्लाई किया था उस वाली पोस्ट पे जहां पे टिफनी स्ट्रैटन ने, सॉरी टिफनी का बोला, जहां पे नेओमी ने ये, मैंने पहले क्या बोल दिया, जो भी है, नेओमी और ड्रू मैकिंटायर के लफड़े में इस नेओमी ने ये वाली फोटो को पोस्ट किया जो कि ड्रू मैकिंटायर उनकी वाइफ की है। तो उस पर जवाब देते हुए ये फोटो पोस्ट करी कि अरे भाई अपने पति को तो संभाल ले, ऐसा करके कि भाई जो अनबोर्न अभी चाइल्ड है उसके फादर को मैंने ये किया और तुम मुझे एक लर्ज कॉल कर रही है, ऐसे करके उन्होंने फिर उनकी प्रेगनेंसी के बारे में भी ऐसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें बोली। इसका जो भयंकर जवाब दिया यार नेओमी ने। अब अगली बार ड्रू मैकिंटायर को सोच समझ के करना पड़ेगा ट्वीट की, रोस्ट तो हम खेल रहे हैं लेकिन ज्यादा मैं ही ना हो जाऊं। तो नेओमी ने रोमन रेंज की इस फोटो को पोस्ट किया जहां पे जब रोमन रेंज की पूरी ब्लड लाइन के पंगे चल रहे थे ड्रू मैकिंटायर के साथ में, और वो चेयर के नीचे बैठा के जो रोमन रेंज ने पोज मारा। तो यहाँ पे नेओमी ये लिखते हैं कि यार तू तो अब कर रहा है, ये तो हम सारे लोग पहले कर चुके, क्योंकि ऑब्वियसली नेओमी भी ब्लड लाइन में बिलोंग करती है। तो इनका कुछ अलग ही चल रहा है। अब वो वाली पॉसिबिलिटी WWE में बिल्कुल ही खत्म हो गई है इंटरजेंडर वाले मैचेस की, और वैसे भी ड्रू मैकिंटायर वो सुपरस्टार नहीं जिसको WWE कभी भी इंटरजेंडर मैच में डालना चाहेगी। तो वो उम्मीद गलती से भी मत रख लेना, बट इसका यूज जरूर कर सकते हैं आने वाली स्टोरी में। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बच्चा भी दुनिया में भी नहीं आया, वो WWE की स्टोरी लाइन में पहले इंट्रोड्यूस हो गया। कभी कभी कोई एक फैक्ट जान के हम एकदम से हैरान हो जाते हैं ना कि अरे इतना ज्यादा टाइम बीत गया। तो वैसा ही एक और फैक्ट मैं आपके सामने अब पेश करने वाला हूं, और ये किसी ने ग्राफिक बनाया है जहां पे आप देख सकते हो ऑफिशियली ऑल एलीट रेसलिंग में ओवरऑल ज्यादा टाइम बिता चुके हैं एज रेसलर जॉन मॉक्सली जितना उन्होंने कभी भी WWE कंपनी में बिताया था। क्योंकि WWE के इनके जो टोटल डेज हैं वो है 2528, लेकिन अब ये नंबर उनके ऑल एलीट रेसलिंग में ज्यादा हो चुके हैं। मतलब कि जितना प्रोफेशनल रेसलिंग में WWE में नहीं कंपीट किया आज तक डीन एम्ब्रोज ने, जॉन मॉक्सली ने, उससे ज्यादा अब वो उनका ऑल एलीट रेसलिंग में टाइम हो चुका है। मुझे तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी 2 या 3 साल पहले की तो बात है जब डीन एम्ब्रोज WWE कंपनी छोड़ के गए थे, लेकिन इस बात को बीते हुए कुछ टाइम में मैं बोलूंगा कि भाई 10 साल हो चुके हैं। फिर वही फैंस की दिली तमन्ना है कि एक बार डीन एम्ब्रोज वापस आए और वो जो शील्ड है वो हमको दोबारा से देखने को मिले, जो कि मेरे अंदर
का WWE फैन तो कहता है कि एक ना एक दिन जरूर होने वाली है। रेसलमेनिया 42 की फिर से बात कर लेते हैं। तो अब इस वाले पोस्टर को देख के ही कई लोगों ने थोड़ी स्पेकुलेशन भी करनी शुरू करी है कि क्या WWE इस ये जो उन्होंने प्रमोशनल मटेरियल निकाला इससे ये भी बता रही है कि रेसलमेनिया में पॉसिबली मैचेस कौन से हो सकते हैं। तो इस टेबल में एक तरफ जो दो बंदे बैठे हैं वो है रोमन रेंस और कोडी रोड्स, तो क्या इनका मैच होने वाला है एक दूसरे के अगेंस्ट में। फिर दूसरी तरफ बैठे हैं सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर, और आप इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि ये मैच रेसलमेनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पॉल हेमन का जो है ब्रॉक लेसनर के साथ थोड़ा याराना चल रहा है, जितना अभी हमें पता है। सीएम पंक के साथ जो उनके अवतार है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, तो अगर उनको एक मैच बनाना हो स्टोरी लाइन के बेसिस पे तो वो रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। बाकी तो देखो मेन सवाल यही रहेगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके अराउंड WWE कैसे खेलती है, क्योंकि इस मुझे लगता है अगले साल के रेसलमेनिया में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस बंदे को कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। क्योंकि ये पूरा साल अगर आप देखोगे तो सुपरस्टार इसी चेज में भागते रहे कि अरे किसके पास वर्ल्ड टाइटल है, उसके पास है तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो अभी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि वो जो टाइटल है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर उस टाइटल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अराउंड जो स्टोरी होगी उसकी भी ऑब्वियसली फिर आप बोलोगे ज़्यादा ही वैल्यू है। एक इंटरनल बात निकल के आई है उस बैटल रॉयल के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ में हुई थी, जिसे जे उसो ने जीत के अब वो सीएम पंक को चैलेंज करेंगे एसएनएमई में। तो ओरिजिनली WWE ने वहां पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों को डाला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको मैच से रिमूव कर दिया। तो इसके पीछे का रीजन है कि WWE ने ऐसा किया क्यों, जो कि काफी हद तक सही भी है। तो रीजन ये था ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को उस मैच से हटाने का कि अगर वो इस मैच में हैं तो फिर फैंस उनके लिए चीयर करेंगे, और वो रिएक्शन नहीं है जो कि अभी WWE चाहती है ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन इस विजन वाली फैक्शन को मिले। तो इस बेफेस वाले रिएक्शन से बचने के लिए WWE ने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों को ही उस बैटल रॉयल से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न किया था। तो ऐसा हो सकता था कि सेथ रॉलिंस एक नेगेटिव बंदा है, तो इन नए लॉन्डो के साथ फैंस जो है थोड़ी ज्यादा सिंपैथी दिखाएं। वैसे तो इनको पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी एक स्टोरी में भी होता है ना कि अगर कोई बंदा हील है तो फिर उसको तुम्हें नेगेटिव रिएक्शन देना ही है, जैसे हम ड्रू मैकिंटायर के साथ भी देखते हैं, वो एक प्राइम एग्जांपल है। तो इस वजह से WWE थोड़ा सा भी बच के ही चली। और वैसे भी सही भी है कि अगर जे उसो को मैच जीतना ही था तो खाली में ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को डाल के उनकी इमेज के ऊपर थोड़ा सा लगता है कि अरे सेथ रॉलिंस के सामने तो बड़ी बड़ी बातें हाँ कर रहे थे, और जब उसके बाद खुद करने की बारी आई तो इनका कुछ हुआ नहीं। तो आई थिंक WWE का सही डिसीजन था। और जाते जाते मुझे करना है आप लोगों का दिमाग खराब, और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी जो सुनने के बाद लगता है कि जैसे हम सुनते हैं ना कि विंस मैकमैन खुद से सारे आइडियाज पिच करते थे, वो सुपरस्टार्स को नहीं इन्वॉल्व होने देते थे, शायद उसका रीजन बिल्कुल सही है। तो बुली रे ने एले नाइट के लिए एक आइडिया पिच किया स्टोरी लाइन का, उनको सबसे बड़ा बेफेस बनाने का। वो ये कहते हैं कि एक स्टोरी लाइन होगी जहां पे एले नाइट की जो आवाज है वो ही चली जाएगी, यानी कि वो बंदा बोल नहीं सकता। उसके बाद सारे के सारे हील रेसलर्स उसे मॉक करेंगे, और उसके बाद जिस दिन वो बोलेगा वो उसको एक बहुत तगड़ा पॉप देगा, वो रिएक्शन देगा, और ये बनाएगा एले नाइट को एक मैसिव बेबी फेस, जो कि ऐसा बेबी फेस होगा जो रिसेंट टाइम में हमें WWE में देखा नहीं है। तो ये कहना है बुली रे का। मैंने बोला था आपका दिमाग खराब कर दूंगा, लेकिन चलो ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग और दिल को आप खुश कर लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा। आरपंत इज द कोड, आप उस डिस्काउंट का फायदा उठा लेना, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ सेल के टाइम पे जो उनके प्रोडक्ट्स है काफी जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।